Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 3rd of the chapter, that is and of bipolarity. We have completed 2 parts, and in the last part we have discussed related the disintegration of USSR, especially in the context of the policies of Mikhail Gorbachev, that how the policies were responsible for the disintegration. We have also discussed the ideology of Lenin. Who was he and how did he try to make USSR stronger? And now, after Lenin, who was the personality who worked for USSR? So now the person was Stalin. He was the successor of Lenin, right? So leaders of the Soviet Union. Now who was he? What was his ideology? That we are going to start in our today's discussion. So Joseph Stalin, time period is 1879 to 1953. He was successor to Lenin and led the Soviet Union during its consolidation. मतलब सबसे इम्पोर्टेंटली इन्होंने लीड किया जब कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड था ना, स्ट्रेंथनिंग का टाइम पीरियड था यूएसएसआर की, तो इस पर्सनालिटी ने उसको लीड किया था. और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया वो क्या है? वो है इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन और कलेक्टिवाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि रशिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. और कलेक्टिवाइजेशन क्या था? कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया बेसिकली क्या होता है? मान लिया मेरे पास भी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, स्मॉल सा पैच है, आपके पास भी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, तो हम सब अकेले अगर उस पर एग्रीकल्चर कर दे तो वी आर नॉट एबल टू ग्रो दैट मच. इट मीन्स आप कुछ और ग्रो करोगे, मैं कुछ और ग्रो करूंगी, तो प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन विल बी लेस. सो बेटर इज दैट कि हम सारे अपनी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को क्या कर दें? कंबाइन कर दें, और उसके बाद उस पर क्या कर दे? कॉमनली कुछ एक ना क्रॉप ग्रो कर दे, और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो वी विल बी डिवाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू दी लैंड. जितनी हमारी लैंड हम प्रोडक्शन को अपने अकॉर्डिंग फिर डिवाइड कर लेंगे. ये आइडिया किसका था? स्पेशली स्टालिन का. तो अब उसने क्या किया? ही वॉज द पर्सन हु वर्कड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसने फोर्सफुली कलेक्टिवाइजेशन किया एग्रीकल्चर का. अगर आपको पता हो हमारी कंट्री में जब 3 फार्मर्स लॉज आए थे ना, तो इसमें एक आइडिया कलेक्टिवाइजेशन भी था. क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अगर रशिया जीत पाया तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ स्टालिन. उसकी लीडरशिप में वो जीता था. हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s, अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद द पार्टी. और इसको एक और चीज जिसके लिए इसको पर्सन को याद किया जाता है वो क्या है कि इसने ना टेरर का टाइम पीरियड शुरू कर दिया, क्योंकि अगेंस्ट में जाने वाली आइडियोलॉजी को इसने एक्सेप्ट नहीं किया. मतलब उन सारी की सारी आइडियोलॉजी को एलिमिनेट कर दिया जो सोवियत आइडियोलॉजी से अगेंस्ट थी. समझा? सो दिस वाज द पर्सन जिसने कंसोलिडेट करने का वर्क किया था रशिया को. अब देखो एक और लीडर है निकिता ख्रुश्चेव, जो अब देखो पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? 1970 से 1924 आप लोगों ने पढ़ा लेनिन. उसके बाद आपने पढ़ा 1924 टू 1953 आपने पढ़ा स्टालिन. अब 1953 से लेके और 1964 तक जो यूएसएसआर को लीड करेंगे, सोवियत यूनियन को लीड करेगा, वो है निकिता ख्रुश्चेव. अब देखो ये कौन थे? लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, डिनाउंस्ड स्टालिन लीडरशिप. अब स्टालिन की लीडरशिप को डिनाउंस किया, मतलब नहीं हमें वो चीजें नहीं चाहिए, अब कुछ और सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है. उसके अलावा एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956. कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए. सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वॉर में कुछ नहीं है, दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, वेस्ट के साथ स्पेशली, क्योंकि वॉर की कंडीशन चली हुई थी. इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. और क्या किया? जब हंगरी में रिबेलियसनेस चल रही थी उसको सप्रेस किया. और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ये क्या था? बेसिकली ये 1962 के टाइम पीरियड की बात है, जब ऐसा लगा कि कोल्ड वॉर रियल वॉर में कन्वर्ट होने वाला है. यानी ये वो एक इंसिडेंट था जिसमें दोनों कंट्रीज ने क्या कर दिया था? अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी थी कि अब एक टाइम पीरियड लगा कि नाउ द कोल्ड वॉर इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू द रियल वॉर, राइट? अब देखो हम जो कंटेक्स्ट स्टडी करे थे, अब उससे पहले अब देखो यहाँ एक ना कंटेक्स्ट गिवन है. बेसिकली जब हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेसिकली सोशलिस्ट जो सोवियत आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? एक्सट्रीम कंट्रोल को एस्टैब्लिश करती थी. ठीक है, एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी वर्किंग थी, वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी. अब यहाँ पे जो डिस्कशन गिवन है वो किसका है? वो एक फार्मर का डिस्कशन गिवन है
राइट और एक पर्सन है जो ऑफिशियल है, ब्यूरोक्रेट्स आप जिसको मान सकते हो। अब देखो, अ कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट ड्राइव्स डाउन फ्रॉम मॉस्को टू अ कलेक्टिव फार्म टू रजिस्टर पोटैटो हार्वेस्ट। एक पर्सन है जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो एग्रीकल्चर किसकी करे, पोटैटो हार्वेस्टिंग की, मतलब पोटैटो हार्वेस्ट करके आए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के एक ब्यूरोक्रेट के पास। अब वो क्या पूछता है, अब देखो, कॉमरेड फार्मर हाउ वाज द हार्वेस्ट बीन दिस ईयर, द ऑफिशियल आस्क। और जो ब्यूरोक्रेट उसने क्या पूछा, इस बार कैसी हुई भाई ये फसल, अच्छी हुई पोटैटो की क्रॉप। तो उसने क्या बोला उस फार्मर ने, ओह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड माउंटेन्स ऑफ पोटैटोज, आंसर द फार्मर। फार्मर ने क्या बोला कि भगवान की दया से ना इस बार हमारे पास माउंटेन्स ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसने क्या बोला अब उस ऑफिशियल ने, बट देयर इज नो गॉड, काउंटर्स द ऑफिशियल। क्योंकि अब जब आप सोवियत आइडियोलॉजी की बात करते हो, वहां क्या है, आप स्टेट के अलावा किसी और चीज के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं, स्टेट ही गॉड है। तो उसने क्या बोला कि गॉड तो है ही नहीं। तो फिर उस फार्मर ने क्या बोला, हो सेज द फार्मर, एंड देयर आर नो माउंटेन्स ऑफ पोटैटो इधर। तो मतलब अगर भगवान नहीं है तो हमारे पास तो कौन सा हमारे पास पोटैटो के माउंटेन्स है, मतलब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। समझ आया। अब हम इससे पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब उसी का कंक्लूजन पार्ट है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसका क्या इंपैक्ट होना शुरू हुआ। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद कंट्रीज ने क्या कोई एसोसिएशन बनाया, क्या वो सेपरेटली कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअलिटी को उन्होंने एंजॉय किया या फिर वो किसी और ग्रुप में इन्वॉल्व हुई। सो लेट अस डिस्कस द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ of independent state came as a surprise to the other republics। अब देखो, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो फॉर्मेशन किसकी हुई, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट की आपकी क्या हो गई, फॉर्मेशन शुरू हो गई। फाइन। उसके अलावा और देखो, especially to the Central Asian ones, the exclusion of these republic was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। अभी जो कंट्रीज आप लोगों ने देखा, ये क्यों अलग होना चाह रही थी यूएसएसआर से, क्योंकि इनको दिख रहा था कि यूएसएसआर में रशिया ही डोमिनेट कर रहा है, और जब रशिया डोमिनेट कर रहा है तो इट मींस इनकी आइडियोलॉजी को इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रहा है, और जब इनकी आइडियोलॉजीज को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा तो इट मींस इनका एक साथ रहने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। इसलिए इन लोगों ने जब जैसे ही वो बाहर निकली तो इन्होंने कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट को ज्वाइन कर लिया, फॉर्मेशन कर ली, और वहां इनको एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। फिर अब यूएसएसआर का क्या, अब यूएसएसआर के बाद कौन उसका सक्सेसर बनेगा, तो रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। अब रशिया को उसका सक्सेसर मान लिया गया। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कॉमनवेल्थ टू द सोवियत यूनियन। अब जैसे ही रशिया को उसका सक्सेसर माना, तो आप लोगों को पता होगा वी आर हैविंग यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें क्या होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट, जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं। मतलब अगर वो यस बोलते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मेंबर नो कर देता है तो वो चीज होती ही नहीं है, मतलब वो उसका वीटो का मतलब ही होता है नो, राइट। अब देखो फिर क्या है, अगर अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसएसआर को मान लिया गया कि ये रशिया उसका सक्सेसर है, और वीटो पावर किसके पास आ गई, रशिया के पास आ गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी यूएसएसआर के नाम पे चल रही थी, जितनी भी कमिटमेंट्स चल रही थी, अब वो सारी कौन फुलफिल करेगा, रशिया। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US, and the old Soviet Union was thus dead and buried। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसने क्या कर दिया, इसको माना गया कि एक सिंगल न्यूक्लियर स्टेट है पोस्ट सोवियत स्पेस का, और जिसने क्या माना कि पोस्ट मतलब अब देखो क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कुछ मेजर्स को भी इसने एंजॉय किया, किसके साथ मिलके, यूएस के साथ, कि अब हम डिसआर्मामेंट करेंगे, कुछ आर्म्स को रिड्यूस करेंगे। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड ब्यूरिड। और जो पहले वाला सोवियत यूनियन था उसको क्या कर दिया गया, डेड कर दिया गया, ब्यूरी कर दिया गया, मतलब वो खत्म हो गया, दफना दिया। अब यहाँ पे आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। फाइन, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है कि डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले। लेकिन अब डिसइंटीग्रेशन आपको, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना बड़ा जब ग्रुप था तो उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गया, मतलब इतनी बड़ी कंट्रीज अगर उसमें इंक्लूड थी, आपने पढ़ा कि इतने पीक पे था, यूएस के बाद सिर्फ उसी की इकोनॉमी थी, तो ऐसी कौन सी पोजीशन हुई होगी कि जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यहां तक आपको चैप्टर क्लियर है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।
We'll meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.